हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त निशांत और ज्ञान सफारी में आपका स्वागत है। एजुकेशन, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करे, हर वो स्टडी करे जो उसका मन है, जिससे वो और भी ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच सके जो कि वो कभी खुद नहीं पहुंच सके। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन फैमिलीज़ के लिए आती है जो कि फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इसीलिए हमारे देश की बहुत सारी बैंकें एजुकेशन लोन प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस एजुकेशन लोन की फैसिलिटी को बहुत सारी फैमिलीज़ जिन्हें ज़रूरत है, जिनके बच्चे उस काबिल हैं जो कि बहुत अच्छी अच्छी जगहों पर पहुंच सकते हैं, बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, वो लोग केवल कुछ डर की वजह से इन फैसिलिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते। चाहे वो कम जानकारी को लेकर हो या फिर इस बात को लेकर हो कि हम जब ब्रांच में जाएंगे तो हमसे क्या क्या क्वेश्चन किए जाएंगे, या हर किसी के दिमाग में ये भी होता है कि कोई ना कोई एक मीडिएटर होता है, किसी के थ्रू हमारा लोन हो जाए, चाहे उसके लिए हमें कुछ कमीशन देनी पड़े या कुछ इस तरीके की दिमाग में चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से लोगों में डर होता है कि हम किस तरीके से बैंक में बात करें। ये जो डर होता है वो बेसिकली इस वजह से होता है क्योंकि हमें उस चीज़ के बारे में, उस टॉपिक के बारे में हमें प्रॉपरली नहीं पता होता है। आप खुद इमेजिन करिए, जब आप पढ़ाई करते थे, कोई एक सब्जेक्ट आपको अच्छा नहीं लगता होगा या डर लगता होगा उस सब्जेक्ट से, वो केवल इसलिए लगता होगा क्योंकि आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते होंगे या आपको उस सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होगी। लेकिन जिन सब्जेक्ट को आपको लगता होगा कि हाँ ये सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप गौर करेंगे तो आपने सबसे ज़्यादा ध्यान उसी सब्जेक्ट पर दिया होगा, इसीलिए आपका वो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, उस फील्ड में आपकी एक अच्छी पकड़ होगी। वही सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होती है। आपको ये जो लोन होते हैं, ये जो फैसिलिटी दी जाती हैं बैंकों की तरफ से, उनके बारे में जानकारी पूरी ना होने की वजह से आपको ये डर लगता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में SBI के द्वारा दिए जाने वाले एजुकेशन लोन के बारे में हर एक छोटी से छोटी बात को डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है और साथ ही साथ आपको इस फैसिलिटी को अवेल करने में मदद कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर। कोई भी स्टूडेंट जो कि इंडियन सिटीजन है वो इस लोन को अवेल कर सकता है। सेकंड कंडीशन इसमें यह है कि आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म होना चाहिए, मतलब ये कंफर्म होना चाहिए कि हाँ आपका एडमिशन यहाँ पर होगा, एक सीट आपकी रिजर्व कर दी गई है कॉलेज में, आपको बस फीस सबमिट करने की देरी है। थर्ड कंडीशन इसमें यह है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी या जो कॉलेज है वो AICTE या UGC या फिर गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। ये एक अप्रूवल इसलिए ज़रूरी है जिससे कि ये पता लग सके कि कोई भी कॉलेज जो उस कोर्स को रन करा रहा है वो प्रॉपरली हर चीज़ को मेंटेन करके रखा हुआ है उस कोर्स से संबंधित, जो कि उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए मदद करता है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है एजुकेशन लोन कवर को लेकर। आखिर इस एजुकेशन लोन में कौन कौन से खर्चे, कौन कौन सी फीस हमारे इंक्लूडेड होती हैं उनके बारे में। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आपकी जो भी कॉलेज की फ़ीस है या फिर हॉस्टल की फ़ीस है वो तो इंक्लूड है ही है, साथ ही साथ आपकी बुक्स की, लेबोरेटरी की, आपके जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं ज़रूरी, उनकी फ़ीस भी इसमें इंक्लूडेड होती है। साथ ही साथ आपकी यूनिफॉर्म, अगर आपको लैपटॉप लेना है तो उसका भी खर्चा इसमें इंक्लूडेड हो सकता है। कुछ फ़ीस ऐसी भी होती हैं जो कि रिफंडेबल होती हैं, जैसे कि कॉशन मनी हो गया या फिर जो बिल्डिंग फंड होते हैं वो हो गया, ये रिफंडेबल होती हैं, लेकिन ये फ़ीस भी इस एजुकेशन लोन में कवर होती है। साथ ही साथ अगर आपका कोर्स को कंप्लीट करने के लिए कोई टूर जाता है बाहर, या कोई एजुकेशन टूर होता है या फिर कोई प्रोजेक्ट वर्क होता है, उसका भी जो खर्चा होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन जो कि है लोन अमाउंट को लेकर। इसमें दो कंडीशन है, एक तो ये कि अगर आप इंडिया में स्टडी करना चाहते हैं और सेकंड कंडीशन में अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात की जाए तो जो मेडिकल कोर्सेज़ हैं उसके लिए 30 लाख रुपीज़ लोन हो सकता है, और सेकंड कंडीशन जो आपके अदर कोर्सेज़ जो होते हैं उसमें आपका 10 लाख तक का लोन किया जा सकता है। लेकिन इसकी जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है लोन का वो है 50 लाख रुपीज़, जो कि केस टू केस वेरी करता है और आपके कोर्स पर भी डिपेंड करता है। सेकंड कंडीशन में बात करते हैं, जो स्टूडेंट अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 7.5 लाख रुपीज़ तक का लोन हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम क्राइटेरिया है वो है 1.5 करोड़। ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि SBI की ग्लोबल एडवांटेज स्कीम में इंक्लूड होते हैं। ये ग्लोबल एडवांटेज स्कीम क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक नई वीडियो, उसमें पूरी डिटेल इस स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा।
ये तो बात थी लोन अमाउंट को लेकर। अब हम बात करते हैं मार्जिन मनी को लेकर कि आखिर जो भी लोन हो रहा है जितने भी अमाउंट का, उसमें हमारा पोर्शन कितना होगा, कि हमें कितना अमाउंट डिपॉजिट करना है। तो अगर आप 4 लाख तक का लोन ले रहे हैं तो आपको कोई भी मार्जिन मनी डिपॉजिट नहीं करनी है। लेकिन अगर आपका लोन 4 लाख से अबव का है तो इसमें 2 कंडीशन रखी गई हैं। पहली ये, अगर आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं तो आपको 5% मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी है, और अगर आप अब्रॉड में स्टडी करना चाहते हैं तो आपको 15% मार्जिन मनी डिपॉजिट करनी होगी, जिससे कि बैंक आपके रुपए को और जो लोन अमाउंट है उसको इंक्लूड करके आपकी फीस को डिपॉजिट करवा सके। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन कोलेटरल सिक्योरिटी को लेकर। देखिए, बहुत सारे लोन में सिक्योरिटी ली जाती है कि कहीं ऐसा ना हो आपका लोन ख़राब हो जाए, आप डिफ़ॉल्टर हो जाएं, तो बैंक का जो एक लोन दे रहा है उसका पेमेंट उसे कैसे मिलेगा, उसका पैसा उसे वापस कैसे मिलेगा। इसलिए कुछ कंडीशंस रखी गई हैं जिससे कि बैंक को भी एक सिक्योरिटी हो पाए कि हाँ भाई, मैं अगर किसी को पैसा दे रहा हूँ तो ये सिक्योर है कि हाँ मेरा पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आप 7.5 लाख तक का लोन ले रहे हैं तब आपको कोई भी कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं देनी है। केवल और केवल आपके जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं वो आपके इस लोन के साथ को बोरोवर बन सकते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या है कि अगर आपका लोन अबव 7.5 लाख है तो आपको कोई ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटी डिपॉजिट करना मैंडेटरी है। उसकी कंडीशन में ये है, जैसे कोलेटरल सिक्योरिटी जैसे कि आपके एफडी हो गए, आरडी हो गए, या फिर आपके एनएसी हो गए, आपकी कोई प्रॉपर्टी हो गई, ये सब कोलेटरल सिक्योरिटी के अंडर में ली जा सकती हैं। किसी भी लोन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है लोन का टाइम पीरियड, मतलब उस लोन को हमें कितने टाइम में कंप्लीट करना है। क्योंकि हम एजुकेशन लोन ले रहे हैं तो अधिकतर जो कोर्स होते हैं वो ऑलमोस्ट 4 इयर्स के होते हैं, जो ग्रेजुएशन वाले होते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन में 3 साल या 2 साल के भी होते हैं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा जो लोन पीरियड है वो कितने समय का होगा, कितने समय में हमें उस लोन को रीपे करना है। तो इसके लिए इस एजुकेशन लोन में जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 15 ईयर्स का दिया गया है, वो भी जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद 15 साल। मतलब अगर आपका 4 साल का कोर्स है तो जब वो 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपका 15 ईयर्स का जो टेन्योर है वो शुरू होगा। इस 15 ईयर्स के टेन्योर शुरू होने में एक कंडीशन ये भी है कि आपको 1 साल या 6 महीने का जो मोरेटोरियम पीरियड होता है वो भी दिया जाता है। मोरेटोरियम पीरियड का मतलब ये है कि आपको इस 1 साल में भी कोई भी ईएमआई डिपॉजिट नहीं करनी है। ये डिपेंड करता है, इसमें 2 कंडीशन रखी गई हैं, या तो मैक्सिमम 1 ईयर या फिर जॉब लगने के 6 महीने बाद तक। मतलब मैक्सिमम तो आपको 1 साल का मिल सकता है, लेकिन अगर आपकी जॉब लग गई है तो जॉब लगने के 6 महीने बाद तक आपको कोई ईएमआई पे नहीं करनी है, बट आफ्टर 6 मंथ आपको ईएमआई पे करना शुरू करना होगा। लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लग रही है और आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है तो उसके 1 साल तक का आपको मोरेटोरियम पीरियड मिल सकता है, लेकिन उसके बाद आपको ईएमआई पे करना शुरू करना होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है इंटरेस्ट रेट को लेकर। इंटरेस्ट रेट यहाँ पर लोन के लिए 9.3% है इस समय प्रेजेंट टाइम में, जो एसबीआई की वेबसाइट पर दिखा रहा है। लेकिन इसमें जो बेटियाँ होती हैं उनके लिए 0.5% का कंसेशन भी दिया जाता है, जिससे कि जो कि हमारा एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उसको और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, उसको और ज़्यादा एम्पावर करने के लिए, जिससे कि लोग अपनी बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा हायर स्टडीज़ तक पहुँचाएँ और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसीलिए बैंकें भी इस चीज़ को ध्यान में रखती हैं और इसीलिए उनके लिए स्पेशली 0.5% का कंसेशन प्रोवाइड करती हैं। ये सारी बातें तो थी एक स्टूडेंट लेवल की कि आखिर एक स्टूडेंट को लोन कैसे मिल सकता है, सारी कंडीशंस क्या हैं। इसमें पेरेंट्स का भी एक बेनिफिट ये है कि अगर उनकी जो इनकम है वो टैक्सेबल रेंज में आती है तो वो 80E सेक्शन के तहत टैक्स रिबेट भी ले सकते हैं। मतलब जो भी इंटरेस्ट आ रहा है उसको आप दिखाकर आप अपने ITR में इसका टैक्स रिबेट भी आपको मिल सकता है। दोस्तों, ये तो पूरी जानकारी थी आपके लोन के रिगार्डिंग कि आपको कितना एलिजिबिलिटी, क्या क्राइटेरिया है, क्या लोन अमाउंट मिल सकता है, क्या इसका इंटरेस्ट रेट है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि एजुकेशन लोन के मामले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि है डॉक्यूमेंटेशन।
देखिए, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी आप कभी किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप देखते होंगे कि आपके डॉक्यूमेंट प्रॉपर एक लाइन से लगे होते हैं, प्रॉपर एक सीक्वेंस में लगे होते हैं, जिससे कि जब कोई सामने वाला भी डॉक्यूमेंट देखता है तो उसे उस पर भी एक अलग इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई, स्टूडेंट ने अच्छे से अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं। उसी तरीके से बैंक में भी है। अगर आप अपने आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे तो फिर जो पर्सन जो सामने आपके उस प्रोजेक्ट को देख रहा है, जो एजुकेशन लोन देने के लिए बैठा हुआ है, वो जब देखेगा कि अरे आधे अधूरे डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, आपको 2-3 बार आपको डॉक्यूमेंट लाने में लग रहा है, तो उसके दिमाग में भी एक ये रहता है कि शायद कुछ गड़बड़ है या फिर ये अपने डॉक्यूमेंट पूरे नहीं करना चाह रहे हैं, तो वो उस एजुकेशन लोन पर इतना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दिखाता है। लेकिन वहीं पर अगर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को एक लाइन में, एक सीक्वेंस में रखकर उसके सामने प्रेजेंट करेंगे तो उसको भी लगेगा कि हाँ, इस पर्सन को इतनी जानकारी है, इस पर्सन ने सारे डॉक्यूमेंट मतलब अच्छे से सीक्वेंस में रखे हुए हैं, तो वो भी आपके इस एजुकेशन लोन में इंटरेस्ट लेगा और प्रायोरिटी से इस काम को करेगा भी। इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन किसी भी एजुकेशन लोन में बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर सबमिट करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे हैं आपके सर्टिफिकेट्स जो भी एजुकेशन से रिलेटेड है, मतलब 10th का, 12th का, या फिर आप ग्रेजुएशन का अगर आप कंप्लीट कर चुके हैं तो इनके सर्टिफिकेट, साथ ही साथ अगर आपने कोई इंट्रेंस एग्ज़ाम पास किया है उसका भी सर्टिफिकेट साथ में इसके लगेगा। सेकंड, आपका प्रूफ ऑफ एडमिशन, मतलब जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं उस जगह का, उसका लेटर होना चाहिए आपके पास कि हाँ, आपका एडमिशन यहाँ पर कन्फर्म है। थर्ड इज़, अगर कोई आपको स्कॉलरशिप या किसी स्कीम के तहत आपको कुछ रिबेट मिला है तो उसका भी आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट डिपॉजिट करना है। फोर्थ, आपका एक्सपेंसेस ऑफ कोर्स, मतलब इसमें आपकी सारी डिटेल होनी चाहिए कि अगर 4 साल का कोर्स है तो फर्स्ट ईयर में आपकी जो फीस है कॉलेज की वो कितनी होगी, हॉस्टल की फ़ीस कितनी होगी, लेबोरेटरी की फ़ीस कितनी होगी, एग्जामिनेशन फ़ीस कितनी होगी। तो ये ईयर वाइज आपका डिवाइड होकर एक प्रोफार्मा मिलता है जो कि कॉलेज से ही आपको प्रोवाइड होगा। वो भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर, वो एक जो लेटर है वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है, जिससे कि जो बैंक है वो ये समझ सके कि आपकी हर साल की फ़ीस कितनी है और किस किस चीज़ में कितना रुपया खर्च हो रहा है। फिफ्थ है आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आप सेल्फ डिक्लेरेशन पर दे सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके एजुकेशन में कोई गैप हुआ है तो आप ये डिक्लेयर करें कि वो गैप किस वजह से हुआ है। कोई आपने प्रिपरेशन की थी या फिर कोई आपकी तबीयत ख़राब थी या आपके घर में कोई प्रॉब्लम थी, ये सारी चीज़ें आप सेल्फ डिक्लेरेशन के थ्रू आप बैंक को प्रोवाइड कर सकते हैं। 6 पॉइंट है आपका फ़ोटोग्राफ्स को लेकर। जो भी पर्सन इस लोन से इंक्लूडेड हैं, मतलब चाहे को बॉरोवर हो जाए, चाहे आपके गारंटर हो जाएं, और साथ ही साथ वो स्टूडेंट, उन सभी के एक एक फ़ोटोग्राफ भी साथ में लगेंगे। 7th डॉक्यूमेंट है एसेट एंड लायबिलिटी को लेकर। एसेट एंड लायबिलिटी जो एक प्रोफार्मा आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड होगा, जहां पर आप ये शो करेंगे कि मेरी ये एसेट है, मेरा यहाँ से बिजनेस है, मेरी इतनी इनकम हो रही है। लायबिलिटी में आप ये शो करते हैं कि मेरा यहाँ इतना लोन चल रहा है या मैंने यहाँ से लोन ले रखा है, इतनी लायबिलिटी मेरे पर बनती है। तो ये एक एसेट एंड लायबिलिटी का एक डॉक्यूमेंट आपको बैंक में डिपॉजिट करना होता है, जिससे कि बैंक भी ये समझ सके कि हाँ, बैंक जिसको लोन दे रही है उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी है, इतना पर्सन इतना अमाउंट जो है वो बैंक को रीपे कर सकता है। तो इसलिए आपके एसेट एंड लायबिलिटी का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8th डॉक्यूमेंट है आपके इनकम को लेकर। मतलब अगर कोई सैलरीड पर्सन है तो वो अपनी लेटेस्ट सैलरी स्लिप, साथ ही साथ अपने फॉर्म 16 जो भी लास्ट के 3 ईयर के फॉर्म 16 है वो प्रोवाइड करने होंगे। और अगर सैलरीड पर्सन नहीं है तो उन्हें अपने बिजनेस का प्रूफ दिखाना होगा कि वो क्या बिजनेस करते हैं, और साथ ही साथ ITR लास्ट 3 ईयर के दिखाने होंगे कि उनके लास्ट 3 साल में क्या क्या ईयरली इनकम थी, क्या ईयरली एक्सपेंसेस थे। वो सारी चीज़ें उन्हें अपने इस एजुकेशन लोन जब वो अपने बच्चों के लिए ले रहे हों तो उन्हें वो प्रोवाइड करना होगा। नेक्स्ट है आपका बैंक स्टेटमेंट को लेकर। इस डॉक्यूमेंट में आपको जहाँ भी आपका कोई सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है उसका आपको स्टेटमेंट दिखाना होगा कि आपका मंथली ट्रांजैक्शन क्या क्या होता है, वो बैंक को देखना ज़रूरी है, जिससे कि उन्हें एक आइडिया लगता है कि हाँ, आपका बिजनेस जो है वो परफॉर्म कर रहा है अच्छे से, या फिर अगर आपकी सैलरी है तो प्रॉपरली सैलरी आपकी आ रही है। 10th डॉक्यूमेंट है आपका कोलेटरल सिक्योरिटी को लेकर।
कोलेटरल सिक्योरिटी जैसा कि मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसी सिक्योरिटी, चाहे आपकी एफडी हो, कोई आपकी एनएसी हो, कोई आपका प्रॉपर्टी का पेपर हो, उसकी जो कॉपीज़ होती हैं वो आपको साथ में लगानी होंगी, जिससे कि अगर आपका जो लोन हायर अमाउंट का है 7.5 लाख से अबव का है तो आपको, क्योंकि कोलेटरल सिक्योरिटी देनी है, तो एक जो कोलेटरल सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी साथ में लगाने होंगे, जिससे कि बैंक 7.5 लाख से जो ज़्यादा की लिमिट है उस पर ध्यान दे सके कि हाँ आप कोलेटरल सिक्योरिटी इतनी दे रहे हैं कि आपको 7.5 लाख से अबव का लोन दिया जा सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड आपको अपने जो स्टूडेंट जो ले रहा है लोन उसका, साथ ही साथ गार्जियन का या पेरेंट्स का, और साथ ही साथ अगर गारंटर यहाँ पर लिए जा रहे हैं तो आपको गारंटर का भी पैन कार्ड प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज आधार कार्ड। आधार कार्ड मैंडेटरी उन केसेस में है जहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट सब्सिडी मिलनी हो या फिर किसी स्कीम के तहत आपको कोई छूट मिलनी हो। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी स्कीम में या कोई इंटरेस्ट सब्सिडी गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाली है तो आपको आधार कार्ड प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर पासपोर्ट। पासपोर्ट मैंडेटरी उन केसेस में है जहाँ पर आप स्टडी जो है वो अब्रॉड में करने चाह रहे हैं। इसलिए अगर आप अब्रॉड में स्टडी का सोच रहे हैं तो आप पहले पासपोर्ट बनवा लें, तभी इस लोन के लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ योर ओवीडी। ओवीडी का मतलब ये है कि आपको अपनी एक आईडी प्रूफ के तौर पर और साथ ही साथ एक एड्रेस प्रूफ के तौर पर एक आईडी प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपकी जो ऑथेंटिसिटी है वो देखी जा सके कि हाँ आप जो लोन ले रहे हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ही के हैं, आपका एड्रेस ये है, आपकी पहचान ये है, ये सारी चीज़ें उससे मैच हो सकें। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी आपके एसबीआई एजुकेशन लोन स्कीम के बारे में। मैं आगे भी और जो बैंकें एजुकेशन लोन प्रोवाइड कर रही हैं उनके बारे में भी आपके सामने पूरी इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा, जिससे कि अगर आपका अकाउंट और बैंकों में भी है तो आप वहाँ पर अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी कंडीशंस क्या क्या हैं। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपके हर एक जो भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होता होगा उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि मेरे से कोई क्वेश्चन मिस हो गया है या आपकी कोई क्वेरी है या किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो फैमिलीज़, वो स्टूडेंट इस फैसिलिटी को अवेल कर सकें जो कि ज़्यादा हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि हमारी कोई भी नई वीडियो आपको तुरंत नोटिफाई हो सके। थैंक यू सो मच।